देख ये है कि क्लास 10 कर है नी चेक बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10 कर पहला पार्ट वास्तविक संख्या कर परिचय। वास्तविक संख्या के कहन माने इंग्लिश में रियल नंबर कहन। ठीक है, वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्या है का चीज, पहला पार्ट ये है नी। तो पहले परिचय जान ले ओकर बाद धीरे धीरे माने एगो संख्या रेखा रहे। देख ले, एगो परिमेय संख्या होएला वास्तविक संख्या में, एगो अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के पी लिखे रेशनल नंबर है नी, यानी ये रेशनल नंबर को क्यू से हम लोग करते हैं। यानी आर को परिमेय संख्या कहा जाता है जिसमें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू 0 के बराबर नहीं है। जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या हो गया, लेकिन क्यू 0 नहीं है चाहिए, और पी और क्यू जो है वो पूर्णांक है चाहिए। ठीक है, इके कहना है परिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है। अशांत यानी अशांत आवर्ती, ठीक है ना। मतलब परिमेय संख्या रही या तो शांत रही या अशांत, जगह हमें अनवसानी आवृत्ति भी कहिला। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, देखो 2/7 हो गया उदाहरण के लिए, -7/9, 1/3, -25/1, 8/4, 25/38, 6/6 इवन उदाहरण हो गया परिमेय संख्या के। पी बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, क्यू नीचे वाला तो 0 नखे, ठीक है, कही हमें परिमेय संख्या। ठीक है, अब देख अपरिमेय संख्या ए, ठीक, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? इसमें लिखो संख्या एस, मान ले कोई संख्या को अपरिमेय कहा जाता है यदि पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है लेकिन क्यू 0 नहीं है। इसमें वही है, बस इसमें पी बाई क्यू के रूप में उसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे √2 देखो कर मान 1.4142 बढ़ते चल जी। √3 कर मान भी उसने है बढ़ते चल जाएगा, √5 कर मान भी बढ़ते, पाई कर मान भी। तो उदाहरण देख, पाई कर 22/7 बराबर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, ये लगभग 3.141 में जैसन बढ़ जाए से ले पाई जो है नी वो अपरिमेय संख्या माने अशांत जो है ना, अशांत अनावर्ती। अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी होता है, अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, मतलब ये बढ़ते चल जाएगा दशमलव के बाद, तो ये गलत अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है अपरिमेय होती है। ठीक है, जैसे सब उदाहरण लिखन दे रहे। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आवेला। ठीक है, अब देख परिमेय संख्या में पूर्णांक आवी, फिर शांत आवी, फिर अनवसानी आवर्ती आवी। ठीक है, पूर्णांक जेके इंटीजर कहन जेड, शांत जेके टर्मिनेटिंग भी कहन, और अनवसानी आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अब एक एक ठो करके देखो पूर्णांक के कहन है नी। देख पूर्णांक कहिल इंटीजर पूर्ण अंक यानी पूरा अंक, पूर्णांक बराबर पूर्ण जोड़ अंक पूरा अंक। ठीक है नी, जैसे देख इन्हें से लेते जाओ माइनस से लेके फिर 0 फिर उन्हें प्लस तक, माने हिने से माइनस बट से लेके प्लस उन्हें आखिर तक, हिनहो एंड नहीं है, हुनहो एंड नहीं, चलते रही। ठीक है ना, तो देख ई हो गलक हमार पूरा अंक है, -5 -4 -3 -2 उसी तरह से दशमलव भी आ सकेला। अब शांत जेके टर्मिनेटिंग हमें कहिला है नी, टर्मिनेटिंग के कहिला। तो देख कुछ पी बाई क्यू कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। तो ऐसी संख्याओं को दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, माने देख पूरा पूरी चल जाएला, माने दशमलव के बाद आगे नहीं बढ़ेला, जितना है उकर में कंप्लीट हो जाएला, तो क्या हमें शांत कही टर्मिनेटिंग खत्म। 9/4 का उदाहरण देखे, उदाहरण 9/4 है तो 2.25 में खत्म हो जाए पूरा, 25/8 कर 3.125 इतने दूर तक गए, ओकर लागे बढ़ते रही नहीं हलू तो अशांत हो जाए नहीं, तो जे खत्म हो गलक वो हो गलक टर्मिनेटिंग। और अनवसानी
आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसको क्यों बोलते हैं? देखो पी बाई क्यू के कुछ चरणों के बाद शेष को पुनरावृत्ति होने लगती है, जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। दूसरे शब्दों में हमें भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, तब हम यह कह सकते हैं यह प्रसार अशांत आवर्ती है। माने का है नहीं, एक कुछ रही ओकर बाद फिर और उस चीज के दोहराई। देख ले जैसे 1/3 है उदाहरण में, तो 0.333 मान तो तो रिपीट होते नहीं, तो के 3 कर में ऊपर एगो डैश चिन्ह लगा दे के बार कहिल, ठीक ओसन ले। जैसे 1/7 का 0.1428557, फिर वही 1428557, फिर 142, माने 1428557 रिपीट होते, तो 0.1428557 के ऊपर बार लगा देली, तो ईसन जे होई नी ई अनवसानी आवर्ती में आवेला। ठीक है, माने चलते जाते लेकिन रिपीट होते जाते, तो ये वाला समझ में आ गेलक अनवसानी आवर्ती। अब देख हो गेलक परिमेय संख्या, तो पूर्णांक आ गेल इकर में, फिर शांत, फिर अनवसानी आवर्ती। अब देख पूर्णांक में दो आवेल, या तो ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। ठीक है, अब ऋणात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं? देख ऋणात्मक पूर्णांक हम लोग बोलेंगे एगो ऋणात्मक पूर्णांक और एगो पूर्ण संख्या है नी। तो ऋणात्मक पूर्णांक में देख जैसे -60, -7, -6, -5, माने हिन्ने माइनस वाला पूरा जितना हो गेलक ऋणात्मक पूर्णांक हो गेलक। अब पूर्ण संख्या माने होल नंबर्स, तो धनात्मक भी आवी, जीरो भी आवी, यानी नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं उसको, माने धनात्मक जीरो के शामिल करके धनात्मक बटले वो पूर्ण संख्या में। माने होता है ना 0, 1, 2, प्राकृत संख्या में 0 को मिला दो तो पूर्ण संख्या बनता है, उसन टाइप है। तो पूर्ण संख्या भी समझ में आ गया। अब पूर्ण संख्या में देख शून्य और एगो प्राकृत संख्या आता है, वो एक ना कोई रहूं। जैसे पूर्ण संख्या माने 0, शून्य माने 0 हो गया, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर कहला में प्राकृत संख्या है नहीं, एक धनात्मक वाला, धनात्मक पूर्णांक वाला। ठीक है, तो अगर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आ जाएगा, जीरो को मिला देवे उकरे में हलो पूर्ण संख्या हो जाइए। शून्य तो उदाहरण 0 है, इकर तो कोई आगे पीछे आया नहीं, शून्य है तो शून्य है। ठीक है, इसको 0 बोलते हैं। प्राकृत संख्या में देख धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितना तक होने चाहिए वो ही गलत तौर प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर भी कहते हैं। देखिए इंग्लिश भी तनी मनी जाने कोई नहीं, क्या है कि आप धीरे धीरे सब में इंग्लिश ढुकते जाए, इसीलिए तनी मनी इंग्लिश के भी समझते जाए खाए। नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर में हम क्या कहा अभी, नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें जितना है वो बढ़ते चल जाइए, मतलब और आगे तक इन्फिनिटी तक जाइए। ठीक है, ये गलत हमार प्राकृत संख्या। ठीक है गलत, तो देख किसान किसान चार्ट बनते सबकर टुकड़ा टुकड़ी पूर्णांक में धनात्मक पूर्ण, फिर पूर्ण संख्या में शून्य और प्राकृत संख्या दो शामिल है नहीं। बनाते बनाते अपने सब समझ में आते चलिए। अब अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर है नहीं, एक हम परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं, वो वाला देख रहे थे। नीचे वाला खाली शून्य नहीं है चाहिए है नहीं। अब अपरिमेय संख्या में हमारा जाए अब प्रमेयिका, जिसको हम लोग लेमा कहते हैं, प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या चीज है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। कोई चीज को सिद्ध करिल फॉर्मूला टाइप को दूसरा जगह में इस्तेमाल करिल उसन टाइप है, उसको प्रमेयिका कहते हैं। ठीक है, लेमा, लेमा क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इससे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देख, प्रमेय एक मिनट, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है न दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है, क्योंकि धनात्मक पूर्ण है ये। ठीक है,
और अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। कहे कर मतलब है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R फॉर्मूला टाइप हो गया, जहाँ R जो है 0 से बोड़ या बराबर और B से छोट है। ठीक है, R जो है 0 इज लेस देन इक्वल टू R लेस देन इक्वल टू लेस देन Q। देख भाज्य क्या होता है, भाजक गुना भागफल और शेषफल, माने भाजक और भागफल के गुना कर और शेषफल के जोड़ वही गलक हमर भाज्य। देख भागा में ऐसा रहल नहीं, देख भागा में जैसे A/B/19/5 है, तो 5 के 19 से भागा दे तो भाज्य हो गलक, बीच वाला के भाज्य कहिल है नहीं, तो भाजक और भागफल के गुना करबे और शेष के जोड़बे हलवा भी नहीं, तो भाजक के मान ले B और एगो भागफल हो गलक होने वाला मान ले Q और नीचे के रह गलक शेषफल के हाँ मान ले ली R। ठीक है, तो हो गलक BQ जोड़ R, तो A बराबर BQ जोड़ R कैसे अलग समझ में आ गलक, A भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल समझ में आ गलक की वाला किसन फॉर्मूला बनलक से A बराबर BQ प्लस R। ठीक, अब देख फॉर्मूला तो जैसन A/B बराबर 19/5 के कैसन लिखेला हमें समझ में आ गलक, A बराबर BQ प्लस R के रूप में भाग में देख उसन भाग चिन्ह रहेला, 1/, भाजक रहेला 1/, भागफल और सबसे नीचे में शेषफल। वैसे तो हमें पिछले हो क्लास में पढ़ी हो कि कहता, अब देख एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम किसको बोलते हैं ना, एल्गोरिथम हम लोग बोलेंगे लोग के बारे में जाए नहीं, एल्गोरिथम जो है ना कलन विधि हिंदी में सुभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है, लॉग के रूप में के लिखे ना। ठीक, एक में मान रहे जैसे पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, उस टाइप कर सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। चरण 1, चरण 2 और चरण 3 तीन को चरण में है। तो स्पीड थोड़ा स्लो हो गया है, तो फास्ट करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों को HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों A और B का HCF वो सबसे बड़ा पूर्णांक D है जो A और B दोनों को पूर्णतया विभाजित करता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किसको बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में देख, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लेमा पर आधारित है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक A और B का HCF वो बड़ा पूर्णांक D है जो A और B दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है, गलत तकनीक बना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एक तरह से इंट्रोडक्शन हो जाते पाठ कर, लेकिन तनी स्लो मोशन में हो गया, थोड़ा फास्ट मोशन में हमको करना पड़ेगा। कितना आदमी देखत रही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, देख दो धनात्मक पूर्णांक मान लो C और D है, जिसमें C जो है ना D से बड़ा है का HCF ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण कीजिए।
सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किए हैं, इसलिए हम ऐसे क्यू और आर ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसमें सी बराबर डी क्यू प्लस आर वही फॉर्मूला आएगा है ना, उधर में ए और बी रही, इधर में सी और डी है, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन डी। 0 जो है ना वो बराबर भी हो सकता है आर से और छोटा होता है, लेकिन डी से छोटा ही होगा आर, है ना। आर बड़ा होगा 0 और बराबर भी हो सकता है। पहला चरण हो गया। दूसरा चरण में क्या कहता है ना, आर बराबर 0, डी बराबर पूर्णांक सी। देखो यदि डॉट डॉट चलते जाइए। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 न प्राप्त हो जाए। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित एचसीएफ है, ठीक है ना। आर बराबर 0 तो डी पूर्णांक सी और डी का एचसीएफ है। आर 0 नहीं हो सकता है तो डी और आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, ठीक है। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, देखो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगी। उदाहरण है 3, 8, 2, 5, ठीक। तो मान ली प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुण, अभाज्य संख्या इसमें 3 से उसको भाग देंगे, ठीक है। लसा निकाल रहे हैं पहले। 3 1 3, 3 1 3 पर 75, फिर 3 से जाई, फिर 3 कितना है 5 तो 7 4 11 है ना। 5 से जाई 85 हल्ला, फिर कितना 5 से फिर जाई 5 16 17 25 85 गलत, फिर कितना चाहिए आप नहीं जाइए, यानी 17 के 17, यानी कितना है गलत 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 है गलत, ठीक है। अब देख ये 3 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर गुना 17 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है कहता है, ठीक है ना। माने अभाज्य संख्याओं का तो माने उसने लिख सकते लोग। अब देख मसा किसको बोलते हैं, मसा महत्तम समापवर्तक, इसको एचसीएफ। देख दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का मसा यानी एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, वह महत्तम अर्थात सबसे बड़ी संख्या पूर्णांक होता है जो ए और बी दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल की सबसे छोटी घात का गुणनफल ही उस संख्याओं का एचसीएफ होता है। सबसे आसान तरीका उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण तो बोले रटक में तो समझ में नहीं आया, उदाहरण समझ देख लो। 510 और 92 कर मसा निकला है, तो सबसे पहले देख अलग अलग कर लसा निकला है किस लायक इधर 510 का निकलाओ, ठीक। उसी तरह से आप 92 का निकलाओ, देख दुयो कर निकला ले लिया। अब दुयो में जे कॉमन रही हो वही गलत मसा, तो दुयो में का कॉमन है 2 स्क्वायर गुना 23 और वो है गलत कितना 92 कर इतना है गलत, ठीक है। 510 कर उतना है गलत। अब दुयो कर मसा निकलावे नहीं, अब एक तो कॉमने है खाली 2 वाला, देख 2 है तो यानी मसा बराबर 2, यही हो गल एचसीएफ 2, यानी दुयो कर मसा निकलाते 510 और 92 कर मसा कितना अलग 2 एचसीएफ, ठीक है। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल ही उस घातों का एचसीएफ होता है। अब लसा किसको बोलते हैं, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम उस सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या को कहते हैं जो ए और बी दोनों से पूर्णतया विभाजित हो सके। देख
उदाहरण समझ, यानी संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल ही उस संख्याओं का एलसीएम होता है। उदाहरण सबसे मस्त है। देखिए क्रम 510 और 92 है, ठीक है। तो 510 का इतना निकला रही और 92 का इतना निकला रही, ठीक। अब इकर में देख, दुई तो दुइयों में है तो एक धर लिखा और बाकी बात सब के उतरा है। देख भाई पहला के मुकाबला देख, तो एलसीएम कितना है, 2 स्क्वायर हो गया गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, माने दुइयों में जे रही के एक के धर लिखे है, ठीक है। और बाकी बात लेकिन सब लिखे ही कर में, तो एलसीएम बराबर सब के गुना कर, 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, यानी 23,460। अब ये लसा और मसा, अब एलसीएम और एचसीएफ यानी लसा और मसा, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे ए गुना बी बराबर कितना है, एचसीएफ ए बी कर गुना एलसीएम ए बी कर, ये दो गुना कर पहले ए गुना बी हो जाए। जैसे देख 510 और 92 के लेके चले थे हमें, तो एचसीएफ ही कर दो ही रहे निकलाई रही और एलसीएम उतना रहे। अभी दियो के गुना कर, दो संख्या गुणनफल कर बेहल कितना है, 510 गुना 92 कर बेहल इतना हो लग है नहीं। और उसी तरह से एचसीएफ गुना एलसीएम कर बे हल भी उतने आवे, एगो फॉर्मूला बन लगे, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। लेकिन वह संख्या के एचसीएफ और एलसीएम निकलाई हुई। अब प्रमेय क्या होता है, प्रमेय 1.3 का, मान लीजिए Q एक अभाज्य संख्या है, यदि P जो है ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P ए को भी विभाजित करेगी, जहां A एक धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, ऐसा कहते, ठीक है नहीं। अब देख प्रमेय 1.4 क्या कहता है, √2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये बढ़ते चल जाएगा इसका मान दशमलव के बाद से। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। और प्रमेय 1.5 का कहता है, माने सिद्ध कर चुकल है नहीं, सबके सूत्र टाइप जानने को थे। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक। तब x को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जहां P और Q सह अभाज्य है, P और Q जो है वो सह अभाज्य संख्या है, ठीक। ये हो गया प्रमेय 1.5। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, यानी Q का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है। 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m, 2 कर n और 5 कर m के रूप का है, जहां n m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक। जहां n और m जो है वो कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का m के रूप का m और n जो है वो एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अब छठा प्रमेय क्या बोलता है, 1.6 प्रमेय थ्योरम, माने सिद्ध करल है सब, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप का आकर समझ के है। देख मान लीजिए x जो है P/Q है, ठीक है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि जहां P और Q सह अभाज्य है, ठीक। Q का अभाज्य गुणनखंड यानी 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है, ठीक। Q का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है। अब जहां n और m जो है ना कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, जहां n m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। ऐसी स्थिति में x का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। Q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है, यहाँ x इस स्थिति में x का दशमलव प्रसार शांत। अब देख प्रमेय 1.7 का कहते हैं,
1.7 कहते मान ले x बराबर p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है, ऐसी है कि जहाँ p और q सभाज्य है तो q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का नहीं है कहते, जहाँ n m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब x का ऐसी स्थिति में x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है ना, अगर q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर m का रूप का नहीं है तो x का दशमलव प्रसार जो है वो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, चल मने ई पहला कर अब हमें थी पढ़ब आप सवाल जवाब बनाब। ठीक है नी, ये लगभग मोटा मोटी तौर पर कर दी आप ओके, जब सवाल जवाब बनाब नहीं तो सब कुछ बढ़िया से समझ में आ जाए। चलो चिंता नहीं करना है।